हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम क्या कर रहे हैं? करंट अफेयर्स। फर्स्ट, जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। 24 जनवरी 2025 को जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वर्तमान भूमिका: विदेश मंत्री के कार्यकाल में अधिकारी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान देश के प्रमुख। राजनयिक अनुभव: पाकिस्तान में उप उच्चायुक्त। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2025 26 जनवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 जनवरी को स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों और पर्यावरण के लाभ के लिए स्वच्छ ऊर्जा की ओर न्यायपूर्ण और समावेशी परिवर्तन के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। ऊर्जा मानवता के सामने मौजूद दोहरी चुनौती का केंद्र है। यह सुनिश्चित करना कि कोई पीछे न छूटे, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की सुरक्षा। स्वच्छ ऊर्जा इस चुनौती का समाधान प्रदान करती है कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करती है और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करती है। वैश्विक समस्याओं के समाधान में स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका: ऊर्जा गरीबी, सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा। तकनीकी प्रगति के बावजूद आज भी 68.5 करोड़ लोग बिजली के बिना जीवन जी रहे हैं, जिनमें से 80% से अधिक उप सहारा अफ्रीका में रहते हैं। बिजली की अनुपलब्धता जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। शिक्षा: स्कूल बिना रोशनी, कंप्यूटर और संचार के प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकते। स्वास्थ्य सेवाएं: बिना बिजली के क्लिनिक ना तो टीके सुरक्षित रख सकते हैं और ना ही जीवन रक्षक ऑपरेशन कर सकते हैं। आर्थिक अवसर: छोटे व्यवसाय और उद्योग ऊर्जा के बिना बढ़ नहीं सकते और रोजगार के अवसर नहीं बना सकते। इसके अतिरिक्त लकड़ी, कोयला या गोबर जैसे प्रदूषणकारी और असुरक्षित ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता गरीबी को बढ़ाती है और परिवारों को खतरनाक घरेलू वायु प्रदूषण के संपर्क में लाती है, जिससे श्वसन रोग जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता। ऊर्जा उत्पादन मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक बड़ा हिस्सा है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। बढ़ते वैश्विक तापमान और इसके विनाशकारी परिणामों का मुकाबला करने के लिए स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर से परिवर्तन आवश्यक है। स्वच्छ ऊर्जा, लोगों और ग्रह के लिए समाधान। नवीकरणीय ऊर्जा के लाभ: नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सूरज, पवन, पानी, कचरा पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति होते हैं और न्यूनतम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ: पर्यावरणीय स्थिरता, प्रदूषण को कम करता है और जैव विविधता को संरक्षित करता है। आर्थिक विकास, हरित नौकरियां सृजित करता है और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। ऊर्जा सुलभता, पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए आधुनिक ऊर्जा समाधान सुनिश्चित करता है। ऊर्जा दक्षता कम में अधिक ऊर्जा दक्षता ऊर्जा खपत को कम करते हुए समान स्तर के उत्पादन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए परिवहन, भवनों में इंसुलेशन, प्रकाश व्यवस्था, उपकरणों में कुशल तकनीकें ऊर्जा लागत को कम कर सकती हैं, कार्बन उत्सर्जन घटा सकती हैं और सस्ती ऊर्जा समाधान का विस्तार कर सकती हैं। SDG 7 प्राप्त करने में प्रगति और चुनौतियाँ। 2030 तक सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच का लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य 7 का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करना है। हालांकि कुछ प्रगति हुई है, लेकिन हाल के रुझान चिंताजनक हैं। 2022 में बिजली के बिना रहने वाले लोगों की संख्या में 1 करोड़ की वृद्धि हुई, मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि के कारण ऊर्जा विस्तार प्रयासों को मात देना। आगे का रास्ता: SDG 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में निवेश बढ़ाना, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां बढ़ावा देना, विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। स्वच्छ ऊर्जा दिवस का महत्व, जागरूकता और कार्यवाही के लिए आह्वान। स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव A/77/327 इस बात का वैश्विक स्मरण कराता है कि स्वच्छ ऊर्जा लोगों और पर्यावरण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। IRENA की भूमिका: अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRENA, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 2009 को हुई थी, देशों को उनके ऊर्जा संक्रमण में समर्थन देती है। IRENA नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर व्यापक डाटा प्रदान करती है, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने के लिए नीतिगत सिफारिशें देती है, ऊर्जा नवाचार और निवेश पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मंच उपलब्ध कराती है। निष्कर्ष: स्वच्छ ऊर्जा दिवस
स्वच्छ ऊर्जा के महत्व और इसके लाभों का उजागर करता है। यह समाज, सरकारों, संगठनों को समावेशी, न्यायपूर्ण और स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर प्रेरित करता है। भारत में 2030 तक 10,000 जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। भारत का 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य पीयूष गोयल ने की घोषणा। 2030 तक 10,000 जीआई टैग, वर्तमान में कितने हैं? 605 जीआई टैग हैं। एक समर्पित समिति का गठन, संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण। आईपीआर पारिस्थितिकी तंत्र में वृद्धि, जीआई उपयोगकर्ताओं की संख्या 365 से बढ़कर 29,000 हुई। कश्मीर के प्रतिष्ठित चिनार के पेड़ों को जियो टैग किया गया। जियो टैगिंग से कश्मीर के प्रतिष्ठित चिनार वृक्षों का संरक्षण। पहल का नाम डिजिटल ट्री आधार। उद्देश्य अद्वितीय जियो टैग आईडी का उपयोग करके चिनार वृक्षों की निगरानी और संरक्षण। प्रौद्योगिकी का उपयोग जीआईएस, क्यूआर कोड, मेटल बारकोड कार्ड। टैग किए गए चिनार अब तक 28,560। सबसे पुराना चिनार 700 साल पुराना, बडगाम जिला। सबसे बड़ा चिनार 74 फीट व्यास, गदरबल जिला। महत्व क्या है? सांस्कृतिक धरोहर, जैव विविधता, संरक्षण, कार्बन अवशोषण, पर्यटन। खतरे, शहरीकरण, राजमार्ग विस्तार, अवैध कटाई। भविष्य के लक्ष्य, चिनार एटलस बनाना, चिनाब पर पीरपांजल घाटी के चिनारों को शामिल करना। ऐतिहासिक विरासत, मध्य एशियाई प्रचारकों द्वारा लाए गए मुगल उद्यानों और बॉलीवुड फिल्मों में दर्शाए गए। पर्यटन प्रभाव, क्यूआर कोड पर्यटकों को वृक्षों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कराते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान ने मलेशियाई खिताब जीता। समाचारों में क्यों है? भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान ने मलेशियाई खिताब जीता। विजेता जीएम इनियान पनीर सेल्वम, भारत। टूर्नामेंट का नाम नवा जौहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट। स्थान क्या है? मलेशिया। अंतिम मैच वियतनामी जियन गुएन वान यू को हराया। दूसरे स्थान पर भारतीय आईएम वीएस राहुल। तीसरे स्थान पर चीनी आईएम ली वो। चेन्नई ओपन 2025 के विजेता। आरबीआई ने केनरा बैंक, बीओआई और जे&के बैंक पर गैर अनुपालन के लिए लिया जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू और कश्मीर बैंक पर विभिन्न नियामक अनुपालन में खामियों के कारण मौद्रिक दंड लगाए हैं। केनरा बैंक पर कई उल्लंघनों के लिए जुर्माना। 12 मई 2023 को आरबीआई ने केनरा बैंक पर 2.92 करोड़ का जुर्माना लगाया, जिसके कारणों में शामिल थे फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन और सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों एमएसएमईज के लोन पर ब्याज दरों की बाहरी मानक से लिंक न करना, अवैध संस्थानों के लिए बचत जमा खाते खोलना, कई क्रेडिट कार्ड खातों में डमी मोबाइल नंबर पंजीकृत करना, दैनिक जमा योजना के तहत स्वीकार किए गए जमाओं पर ब्याज न देना जो 24 महीने से पहले निकाले गए थे, ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट शुल्क लेना जो वास्तविक उपयोग पर आधारित नहीं था, चल रही ग्राहक अनुरक्षण की जांच न करना और ट्रांजैक्शन के असंगतता के लिए अलर्ट जनरेट करने वाले सॉफ्टवेयर को लागू न करना। यह उल्लंघन आरबीआई द्वारा एक वैधानिक निरीक्षण और बाद की जांच के दौरान पाए गए थे। जम्मू और कश्मीर बैंक पर डाटा और लोन संबंधी उल्लंघनों के लिए जुर्माना। 23 जून 2023 को आरबीआई ने जम्मू और कश्मीर बैंक पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया, जिसके कारणों में शामिल थे केंद्रीय बड़ी क्रेडिट जानकारी संग्रहण CRILC में सबमिट किए गए डाटा की अखंडता और गुणवत्ता सुनिश्चित न करना, किसी कंपनी को टर्म लोन देना बिना परियोजना की व्यवहार्यता और बैंकिंग क्षमता पर उचित परिश्रम किए। स्विफ्ट सिस्टम में वित्तीय और गैर वित्तीय संदेश बनाने के दौरान यह सुनिश्चित न करना कि मूल ट्रांजैक्शन को कोर बैंकिंग सिस्टम CBC में सही तरीके से दर्शाया गया था। ये मुद्दे बैंक के 31 मार्च 2021 तक के स्टेटरी निरीक्षण में पाए गए थे। बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक पर अतिरिक्त जुर्माना। एक अलग कार्यवाही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ और कैनरा बैंक पर 1.63 करोड़ का जुर्माना लगाया, जो कुछ नियामक प्रावधानों के अनुपालन में विफलता के कारण था। इन उल्लंघनों का विशिष्ट विवरण उपलब्ध स्रोतों में नहीं था। संदर्भ और प्रभाव, ये जुर्माने आरबीआई के बैंकिंग क्षेत्र में नियामक अनुपालन को लागू करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं।
हाल के वर्षों में केंद्रीय बैंक ने कई वित्तीय संस्थानों पर विभिन्न उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया है, जिनमें केवाईसी मानदंडों का पालन न करना, नियामक अनुपालन में खामियां, साइबर सुरक्षा उपायों में चूक शामिल है। केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू और कश्मीर बैंक के खिलाफ वर्तमान कार्यवाहियां यही दिखाती हैं कि वित्तीय प्रणाली की अखंडता और स्थिरता बनाए रखने के लिए नियामक दिशा निर्देशों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में दी मान्यता। समाचारों में क्यों है? इंदौर और उदयपुर ने ग्लोबल वेटलैंड सिटी नेटवर्क में स्थान पाया। मान्यता प्राप्त शहर इंदौर और उदयपुर ग्लोबल वेटलैंड सिटी वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। महत्वपूर्ण वेटलैंड: इंदौर सिरपुर झील, रामसर साइट पक्षी अभ्यारण्य, उदयपुर पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई। वेटलैंड के लाभ: बाढ़ नियंत्रण, आजीविका, मनोरंजन और सांस्कृतिक महत्व, जलवायु विनियमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। प्रधानमंत्री का संदेश: शहरों को बधाई दी और हरित स्वच्छ शहरी क्षेत्रों के लिए प्रयासों को प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री का संदेश: अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के सामंजस्य पर पीएम की दृष्टि का समर्थन करते हुए ग्रीन भारत के लिए नागरिकों से योगदान का आह्वान। सरकार की दृष्टि: सतत विकास, पारिस्थितिकी संरक्षण और समग्र शहरी विकास पर जोर। स्थापना वेटलैंड सिटी मान्यता रामसर कन्वेंशन कॉप 12 2015 द्वारा संकल्प कॉप 12.10 के तहत स्वीकृत 12.10 के तहत स्वीकृत कर लिया गया है। मान्यता क्या है? उन शहरों को मान्यता दी जाती है जो शहरी वेटलैंड्स का संरक्षण और सुरक्षा करते हैं। वैश्विक पहुंच: 17 देशों के 43 शहर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त। मान्यता मानदंड: रामसर कन्वेंशन द्वारा निर्धारित 6 अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा करना आवश्यक। प्राथमिक उद्देश्य: शहरी वेटलैंड का संरक्षण, स्थानीय समुदायों के लिए सामाजिक आर्थिक लाभ, सतत शहरी विकास को बढ़ावा। मान्यता का लाभ: पर्यावरणीय जैव विविधता, जल विनियमन, बाढ़ की रोकथाम, सामाजिक समुदाय को शिक्षित करना और शामिल करना, आर्थिक इको टूरिज्म और सतत आजीविका। वैश्विक प्रयास: संरक्षण प्रयासों के लिए। स्मृति मदाना आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर चुनी गई। स्मृति मंदाना को 2024 की आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। 2024 में कुल रन 13 मैचों में 747 रन, औसत 57.86, स्ट्राइक रेट 95.15, 2024 में शतक 4, महिला ओडीआई में नया रिकॉर्ड। आईसीसीआई महिला चैंपियनशिप रन 24 मैचों में 1358 रन। साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 105 रन की बहादुर पारी। पहली बार कब हिंदी में छपा था आम बजट? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिनमें केंद्र सरकार के व्यय, राजस्व और कर प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह भारत के उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस यात्रा में एक अहम कदम हिंदी में केंद्रीय बजट पेश करना था, जिससे इसे आम जनता के लिए सुलभ बनाया जा सके। बजट क्या है? बजट सरकार के एक वित्तीय वर्ष के अनुमानित राजस्व व्यय का विस्तृत विवरण होता है। हालांकि बजट शब्द का व्यापक उपयोग होता है, लेकिन यह भारतीय संविधान में नहीं मिलता। इसके बजाय संविधान के अनुच्छेद 112 भाग 5 में वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। केंद्रीय बजट की तैयारी वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट डिवीजन द्वारा की जाती है। यह जटिल प्रक्रिया नीति आयोग और संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श के माध्यम से एक व्यापक वित्तीय खाका तैयार करने पर आधारित होती है। केंद्रीय बजट की भाषा: केंद्रीय बजट दस्तावेज भारतीय संघ की 2 आधिकारिक भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किया जाता है। हालांकि यह समावेशिता हमेशा से प्रचलित नहीं थी। स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में बजट केवल अंग्रेजी में ही छपता था, जो औपनिवेशिक परंपरा का पालन था। भारत में पहला बजट 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान जेम्स विल्सन, एक ब्रिटिश सांसद, द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह बजट विशेष रूप से ब्रिटिश नागरिकों और भारतीय अभिजात वर्ग के लिए तैयार किया गया था और केवल अंग्रेजी में था, जिससे व्यापक भारतीय जनता इससे वंचित रही।
बदलाव का चरण। केंद्रीय बजट में हिंदी का समावेश। समावेशिता की ओर बदलाव 1955 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर सी.डी. देशमुख के नेतृत्व में आया। देशमुख ने यह महसूस किया कि बजट को भारतीय जनता के लिए सुलभ बनाने की आवश्यकता है और उन्होंने बजट को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छपवाने का निर्णय लिया। यह महत्वपूर्ण कदम औपनिवेशिक परंपराओं से भारत की दूरी और अपने नागरिकों से जुड़ाव के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। सी.डी. देशमुख बदलाव के सूत्रधार। सी.डी. देशमुख एक दूरदर्शी नेता ने भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें 1950 में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया और उन्होंने देश की पहली पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन की निगरानी की। इसके अलावा उन्होंने ये योजना आयोग के अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो के रूप में भी कार्य किया, जिसे 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। देशमुख ने भारत में आर्थिक शोध को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 1956 में नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER भारत के पहले स्वतंत्र आर्थिक नीति संस्थान की स्थापना में सहायता की। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देशमुख की भूमिका। वित्त मंत्री बनने से पहले देशमुख 1930 से 1949 तक भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुई। यह उनकी वैश्विक प्रभावशीलता को दर्शाता है। 1955 के बजट में हिंदी छपाई की विरासत शुरू की गई। आधुनिक बजट प्रथाएं क्या है? आज केंद्रीय बजट न केवल अंग्रेजी और हिंदी में छापा जाता है, बल्कि व्यापक पहुंच के लिए ऑनलाइन भी उपलब्ध कराया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा दिया गया बजट भाषण सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं और नीतिगत उपायों को समझने के लिए एक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया विवरण होता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को मिला FCRA लाइसेंस। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को विदेशी दान स्वीकार करने के लिए FCRA लाइसेंस के लिए गृह मंत्रालय को मंजूरी मिली। स्थान वृंदावन उत्तर प्रदेश। राज्य का विवरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ। अदालत की भूमिका। मंदिर संचालन की निगरानी के लिए अदालत के हस्तक्षेप के बाद एक प्रबंधन समिति का गठन किया गया। FCRA लाइसेंस का विवरण। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विदेशी धनराशि स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करता है। नियामक अधिनियम विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 भारत में विदेशी अंशदान की स्वीकृति को नियंत्रित करता है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।